एनसीईआरटी से नोट्स को कैसे बनाएं। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो क्या किया जाए। मुझे कोई ये बता दे कि भाई मैं पढ़ाई कैसे करूं। हमें पता हो कि भाई इस चैप्टर को हम किस किस सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। तो ये जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स है ना, ये तुम्हें पहाड़ जैसे लगेंगे। डॉक्टर बनने वाले हो भाई, रट्टा नाम तो हमारे आता ही नहीं है। आपने जो पढ़ा, ठीक है, वो आपके माइंड में किस टाइम पे ज्यादा सेट हो रहा था, रात को या सुबह। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर। तो बेटा आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, ठीक है। चलिए, सो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें, और वो बात होने वाली है बेटा कि क्या हम अपनी एनसीईआरटी से नोट्स को कैसे बनाएं। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी की बुक है, उससे हमें नोट्स बनाने हैं और कैसे बनाने हैं। बट जब हम इसके आंसर की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, होता है ना। आप सब लोग, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि किसी ने बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ना शुरू किया होगा। आप में से हर एक स्टूडेंट बेटा किसी ना किसी बैच के अंदर जरूर एनरोल होगा। हाँ, हो सकता है आपकी पढ़ाई अभी अच्छे से स्टार्ट ना हुई हो, बट हाँ कुछ थोड़ा बहुत तो सबने पढ़ा ही होगा। तो हर किसी बच्चे के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर रहता है, और वो होता है भाई कि खासकर अगर मैं अपने बायोलॉजी की बात करती हूँ तो हमारे पास बेटा 3 क्वेश्चन मेन रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है, क्या नोट्स बनाने जरूरी है। चलो ये सब भी तो छोड़ो, मुझे कोई ये बता दे कि भाई मैं पढ़ाई कैसे करूं, किस तरीके से मैं पढ़ाई करूं कि मैं मैक्सिमम चीजों को रिटेन कर पाऊं, याद रख पाऊं, जो मेरे दिमाग में सेट हो जाए। बेटा ये ऐसे 3 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं जो हर बच्चे के माइंड में आते हैं, बट जिसका आंसर इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमें ढंग से कहीं से मिल ही नहीं पाता। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिकोड करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। सबसे पहली बात आती है बेटा कि एनसीईआरटी रीडिंग क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे नोट्स बनाने चाहिए। पहली बात तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ तो बायो के अंदर बेटा ऑफ कोर्स 11th 12th की 2 बुक्स आपके पास है एनसीईआरटी की, और जब आप उन बुक्स को उठाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी मोटी बुक्स है, पतली पतली सी बुक है। और आपको कहा जाता है कि देखो, आपका जो भी नीट का पेपर आएगा खासकर बायोलॉजी के अंदर, वो पूरा इन 2 पतली बुक से आएगा। तो आपको ये करनी ही करनी है। जब बच्चा नया नया मेडिकल लेता है, 11th में आता है, उसको वो बुक, अरे वाह यार इतनी छोटी सी बुक है, लोगों ने ऐसे ही इतना वो कर रखा है कि मेडिकल तो बहुत टफ है, इतना पढ़ना पड़ेगा, उतना पढ़ना पड़ेगा, इस बुक्स को तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, इतनी पतली सी तो बुक है, क्या बड़ी बात है। लगता है ना ऐसा देख के बुक को। लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम उस पतली सी बुक को का एक भी चैप्टर पढ़े बेटा, उसमें से एक पहला पैराग्राफ ही किसी चैप्टर का पढ़ते हैं, तभी हमें पता चल जाता है भाई इसको पढ़ना इतना तो आसान नहीं है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जाए। तो बेटा बात एक सिंपल सी है, आप कभी भी एनसीईआरटी को पहली बार जब आप करें, फर्स्ट टाइम की बात करें जस्ट में, जब आप उसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बच्चा खुद से नहीं कर सकता। आप यूं समझिए कि आप कहें कि भाई मैं अपने स्कूल में भी टीचर से नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, और किसी और टीचर से भी मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो इस बुक को खुद से ही करूंगा। तो बेटा एनसीईआरटी खुद से पढ़कर आपको नहीं समझ आने वाली। हाँ ठीक है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर ही नहीं होंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड का एक डीप मीनिंग है, आपको वो कौन बताएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए जरूरत है आपको अपने एक टीचर की, एक मेंटोर की, एक गुरु की, जो आपको उन लाइंस में छिपे हुए अर्थ को अच्छे से समझा सके, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके। ठीक है, एक सिंपल सी एक बात है, अगर आपको एनसीईआरटी जो वो पतली सी बुक है
उसकी एक डीप नॉलेज चाहिए। आप चाहते हैं कि ये बुक हमारे ऐसे फिंगर्स पर हो जाए, तो आपको एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक ऐसा गुरु, एक ऐसा टीचर चाहिए बेटा जो हमारे दिमाग में पूरी रोशनी कर दे, उस एनसीईआरटी की हर वर्ड, हर लाइन का मीनिंग आपको समझा दे। तो मेरी पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये सोचने से पहले कि भाई मैं एनसीईआरटी पढ़ूं ना पढ़ूं, नोट्स बनाऊं ना बनाऊं, पहले अपने माइंड को फोकस कीजिए और ये देखिए कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है। मैं नहीं कहूंगी आप मुझसे ही पढ़िए या उस पर्टिकुलर टीचर से पढ़िए। हर एक बच्चे का अपना एक बॉन्डिंग होता है। जिस टीचर से आपको समझ आए, जो आपको हर चीज एक बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दे, तो उसके पीछे का मीनिंग, जो उसका बेसिक कंसेप्ट है वो समझाए, आप उन्हें फॉलो करिए, ठीक है। अब जब भी आपको एक टीचर पढ़ाता है, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, हम अपना एक एग्जाम्पल लेंगे बेटा। हम बात करेंगे, आपका एक चैप्टर है 11th क्लास में, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। मान लीजिए आज आपकी क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट होता है, टीचर ने आपको पढ़ाना शुरू किया। अब आपकी क्लास कितने टाइम की होती है? 1.5 घंटे की या 1.25 घंटे की, 2 घंटे की, इससे ज्यादा ड्यूरेशन की क्लास नहीं होती। और उसमें टीचर आपको पूरा चैप्टर तो करवा नहीं सकता। तो मान लीजिए अगर मैं इसी चैप्टर की बात करती हूँ, बॉडी फ्लूइड, कौन सा चैप्टर है ये? जहां आप पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, अपने दिल के बारे में, हार्ट के बारे में। तो बेटा कम से कम इस चैप्टर को कराने के लिए 7 लेक्चर लगेंगे, 7 लेक्चर तो लगेंगे ही। और अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे इस चैप्टर में कितने पेजेस होंगे? 7 से 8 पेज होंगे। सोचिए कि वो 7 से 8 पेज करवाने में आपके टीचर को 7 लेक्चर लग रहे हैं। एक लेक्चर बेटा 2 घंटे का था, सो 14 आवर के अंदर आपको आपका टीचर जो है उस एक चैप्टर को पढ़ाने वाला है। तो सोचिए उन्होंने आपको कितने बेसिक से पढ़ाया होगा, कितने ही कंसेप्ट्स आपके क्लियर किए होंगे। तो पहला मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो खुद से पढ़ने का बेटा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो एक ऐसी स्टोरी हो जाएगी तुम्हारे लिए जो तुम्हारे ऊपर नीचे कुछ समझ नहीं आएगा। तो जस्ट फॉलो योर टीचर, आप एक टीचर को फॉलो करिए जो आपको डीप मीनिंग, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन कर सके एनसीईआरटी का। चलिए, आप अपने टीचर को फॉलो कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है कि जब भी हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया ये वाला चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो आप अपने नोटबुक लेकर बैठेंगे साथ में, ठीक है। आप जब अपने टीचर से पढ़ रहे हैं 1 to 1, जब आप अपने टीचर से पढ़ रहे हैं बेटा, उस टाइम पे पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को मत खोलिए, उस टाइम पे मत खोलिए, नहीं तो आपका ध्यान क्या रहेगा? अच्छा मैम ने तो ये लाइन बोली है, एनसीईआरटी में कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ। वो तुम ढूंढने में ही रह जाओगे, मैम तो वहां पे पढ़ा के चली जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको एनसीईआरटी नहीं खोलनी है, साइड में रख दीजिए जब आप टीचर से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूं मैं। आप क्या करेंगे? अपनी एक नोटबुक खोलेंगे, प्रॉपर आप एक अपनी नोटबुक मेंटेन करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो अपनी बायो की जो नोटबुक है वो आप मेंटेन करिए, जोलॉजी की अलग बनाइए, बॉटनी की अलग बनाइए, ठीक है। चैप्टर की हेडिंग लिखेंगे बेटा, ठीक है। हेडिंग लिखने के बाद जो पहली चीज आप लिखेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने चैप्टर अभी नहीं पढ़ा, बट हमें पता हो कि भाई इस चैप्टर को हम किस किस सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो यहां सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपके ब्लड के बारे में। भाई ब्लड में क्या है, ब्लड किस चीज का बना है? हमें तो एक रेड से कलर का लिक्विड दिखाई दे रहा है, बट उसके अंदर है क्या क्या चीज। तो ब्लड को पढ़ेंगे बेटा। फिर आपके ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, जो आप कहते हैं ना मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ए बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, वो ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है। भाई चोट लगी खून रुक गया, कैसे, कौन सा जादू हुआ, वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें लिम्फ पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा बेटा सर्कुलेटरी पाथवेज, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे आप। हार्ट में मतलब आप फिशेस का हार्ट कैसा है, फ्रॉग का कैसा है,
क्रोकोडाइल का कैसा है, स्नेक का कैसा है और फिर हमारा कैसा है। ठीक है, सो बेसिकली चैप्टर स्टार्ट करेंगे जब आप, तो आप एक पेज पर बस ये लिखेंगे कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़नी है, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट। और ये चीज आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है बेटा। जब भी आप एनसीईआरटी खोलेंगे, एक चैप्टर का जो फर्स्ट पेज होता है उसके साइड में देखिएगा इस तरीके का एक टेबल लिखा होता है, जहां पे बताया होता है भाई इस चैप्टर में तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो। ये लिख लिया आपने, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, उसके बाद बेटा चलिए मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। अब हम कैसे, आपको एक टीचर जो है कैसे पढ़ाते हैं, खुद के पढ़ने में और टीचर से सुनकर उस टाइम पे नोट्स बनाने में फर्क क्या है, आप ये देखिए। देखो, मान लीजिए अभी एक आप एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ है, आपने इसको पढ़ना शुरू किया, जहां क्या लिखा है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, a network of closed branching blood vessel and blood the fluid which is circulated। ठीक है, आपने ये लाइन पढ़ ली, बट बेटा देखो एक सिंपल सी बात है, ऐसे लाइंस को याद करना थोड़ा कठिन है। और अगर आप एक बार पढ़ के समझ भी लेंगे, कुछ टाइम बाद आप बहुत जल्दी से भूल भी जाएंगे। तो आप टीचर जो है आपका क्या करता है बेटा, टीचर एक काम करेगा, आपको इस एक लाइन में ही क्या बनवा देगा, कुछ चार्ट टाइप बनवा देगा, है ना, कुछ फ्लो चार्ट टाइप बनवा देगा। जैसे अगर मैं बात करूं, हम इसको अब कैसे लिखेंगे, हम बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था बेटा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसे हम क्या कहते हैं भाई, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर हम तीन चीजें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बेटा तीन चीजें इंक्लूड करते हैं। क्या क्या इंक्लूड करते हैं बेटा, पहली जो चीज हम इंक्लूड करते हैं दैट इज दी हार्ट, दैट इज दी हार्ट। और हार्ट में क्या लिखा हुआ है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। इसका मतलब क्या हुआ मैम, इसका मतलब हुआ कि भाई आपका जो हार्ट है वो पूरा सिर्फ मसल से बना है, हमारे हार्ट में बोन नहीं होती। तो आप इसके ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा हार्ट विच इज मस्कुलर चैम्बर्ड। आपका पूरा हार्ट भाई मसल से बना है, उसमें बोन नहीं है। ये जो लाइन मैंने बोली, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, अब आपको मैम ने कैसे बताया बेटा, आप एकदम से पढ़ लेते अच्छा ठीक है मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट है। अब मैम ने आपको कैसे बताया कि भाई हमारे हार्ट में सिर्फ मसल्स हैं, बोन नहीं है। ठीक है, एक ये तरीका बताने का, एक जस्ट आप एक लाइन पढ़ देते हैं मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। बेटा दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक चीज जो आपको याद रहेगी, अच्छा हमारे हार्ट में बोन नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके, ये जो पढ़ाने का तरीका होता है आपके टीचर का, वही तो मैटर कर रहा है, तभी तो आपको पढ़ना है उनसे। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बेटा, ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल कैसी थी, देखो नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल। ठीक है, सो नेक्स्ट आप यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं भाई ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स का आपको देखने को मिलता है नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। ये मान लो एक मेन ब्लड वेसल आई, फिर ये आगे आके इस तरीके से डिवाइड कर जाएगी, फिर ये आगे आके और भी ज्यादा डिवाइड कर जाएगी। तो दिस इज द नेटवर्क, पूरा एक नेटवर्क है, एक जाल है। और एक ऐसा जाल जो आगे आगे जाके बस ऐसे डिवाइड ही होता जा रहा है, उसकी ब्रांच ही निकलती जा रही है। जैसे आपका एक पेड़ होता है, ट्री होता है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही यहाँ ब्रांचिंग हो गई है। और क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब क्या है मैम, क्लोज्ड क्यों लिखा, इसका मतलब है कि ब्लड
कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलता है। जब तक ब्लड आपकी बॉडी में है बेटा, कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलेगा। और थर्ड चीज जो हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, दैट इज दी ब्लड, दैट इज दी आपका ब्लड। ठीक है, सो देखो, हमारी बुक में एक ऐसे लाइन लिखी हुई थी, उसको हमने बेटा एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब इस चीज को याद करना, इसको देख के ही कितने मजे आ रहे हैं। और आप देखेंगे हमने एनसीईआरटी का कोई वर्ड छोड़ा नहीं, हर एक वर्ड को प्रॉपरली हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसलिए जब आप पहली बार एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपको एक टीचर की जरूरत है, और जो टीचर आपको समझा रहा है उसे अच्छे से आप फॉलो करिए। और इस तरीके से बेटा आपको नोट्स भी अपने बनाने हैं। समझ रहे हो आप बात? ठीक है, तो वही मैंने आपको कहा कि आप अपने टीचर को फॉलो करिए बेटा। टीचर ने, और जब आप पहली बार पढ़ेंगे, जब आपको टीचर पढ़ा रहा है, आप उस टाइम पे एनसीईआरटी नहीं खोलेंगे, आप जस्ट पूरा दुनिया से ध्यान हटाएंगे, अपने टीचर पे ध्यान फोकस करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, वो क्या समझा रहे हैं वो समझेंगे, और साथ साथ में खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपने नोट्स बना लिए। ठीक है जी, हमने बना लिए नोट्स। अब मैम नोट्स तो चलो बना लिया, पढ़ेंगे कैसे? देखो, आपकी 1.5 घंटे की क्लास है, क्लास ओवर हो गई। ठीक है, उसके बाद 1-2 जितनी भी क्लास है आपने अपनी क्लास ओवर की, बीच में आपने 1 घंटे का रेस्ट ले लिया। उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं उन्हें रीड करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि जब आप क्लास में बैठे होते हैं, तो हो सकता है किसी की लिखने की स्पीड थोड़ी कम हो। ठीक है, अब उसके लिए भी हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन है। क्या? कि जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके पीडब्ल्यू ऐप पर ऑफ कोर्स अवेलेबल तभी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे नोट्स में कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे, मैं नहीं लिख पाया था, फटाफट से पहले आप उन पॉइंट्स को लिख लीजिए। फिर बेटा आप अपने नोट्स को पढ़िए। एक मैम ने, एक टीचर ने आपको एक दिन में 3, मैक्सिमम 3 या 4 पेज ही आपकी नोटबुक के करवाए होंगे। फटाफट से उनको पढ़िए। पढ़ लिया? चलिए, अब आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन करेंगे। ठीक है, अब बेटा बारी है हमारी एनसीईआरटी की। आपने आधे पौने घंटे में अपने नोट्स रिवाइज करिए किए, फिर आप बेटा एनसीईआरटी पे आइए और देखिए कि आज मैम ने क्या पढ़ाया था। वहां से पढ़ना शुरू करो, पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाओ, और जब आपने मैम को अच्छे से फॉलो किया होगा, बढ़िया से नोट्स बनाए होंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि जब आप इस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये मैम ने बताया था, ये भी हो गया, हाँ हो गया, समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, तो हमें सब समझ आ गया। ठीक है, फिर हो सकता है कि इसमें से कोई एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा वर्ड हो जो मैम ने मिस कर दिया हो सकता है ना भाई, तो तुम अपने वो नोट्स में ऐड कर दो। ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी नोट्स बनाने की टेक्निक और साथ में एनसीईआरटी पढ़ने की टेक्निक। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? समझ गए बेटा? नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अगर आप सोचें कि मैम पढ़ा रही है, मैं बस एनसीईआरटी खोल के बैठ जाता हूँ और जो मैम बोल रही है मैं बस यहीं से पढ़ लेता हूँ, बेटा ठीक है, तुम पढ़ लोगे, बट जब तुम इसे दोबारा पढ़ने लगोगे ना, तो ये जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स है ना, ये तुम्हें पहाड़ जैसे लगेंगे। ठीक है, छोटा पैराग्राफ लेकिन है पहाड़ जैसा हो जाएगा, क्योंकि पहली बारी में पढ़ने में उतना आपके माइंड में कोई भी चीज सेट नहीं होती, किसी के भी नहीं होती। आपको उस चीज को बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। आपने जो नोट्स बनाए हैं बेटा, आज आपने पढ़ लिया, ठीक है, कल भी मान लीजिए हमने एक दिन पढ़ लिया था, नेक्स्ट डे मैम का फिर लेक्चर है, मैम ने आगे वाला पढ़ाया, ठीक है, अब आपका काम क्या रहेगा, अब आप उसको रिवाइज कैसे करेंगे? आप बेटा पहले दिन से जो आपने नोट्स बनाए थे ना, पहले वाले दिन, फटाफट से 10 मिनट में उस पे नजर घुमाएंगे, हाँ हमने ये पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है ठीक है, फिर जो आज करवाया था वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है पढ़ने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम ने एक दिन जो कराया, ठीक है भाई मैंने उस दिन कर लिया था, अब तू पीछे जा, जो आज कराया बस मैं उसी पे फोकस करूं, नहीं बेटा।
जब आप सेकंड डे का काम पढ़ेंगे तो फटाफट से पहले वाले दिन जो आपने नोट्स लिखे थे उनकी एक रीडिंग लेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, जिस चीज़ को आप बार-बार करते हैं, उसके अंदर आप क्या हो जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारे ब्रेन में सेट हो जाती है और हमें यही तो करना है। और मैंने एक चीज़ बहुत बार देखी है कि बच्चों के माइंड में ये चीज़ होती है कि भई बायो के अंदर रट्टा मारना है। तो अपना ये डाउट बिल्कुल हटा दीजिए, क्लियर कर लीजिए, जो जाला है आँखों के सामने इसको साफ कर लीजिए बेटा। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रट्टा नहीं मारते हैं। रट्टा मार के आप किसी पेशेंट को कैसे ट्रीट करोगे भाई? नहीं कर सकते हो। आपको बायो समझनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि आपका दिल किस चीज़ से बना है। आपके दिल में कौन-सी ब्लड वेसल ब्लड लेकर जा रही है, कौन-सी ब्लड वेसल ब्लड लेकर बाहर निकल रही है और निकल कर भी कहाँ जा रही है। तो ये बेटा ये समझने की बात है। दिस इज़ नॉट रट्टाफिकेशन, दिस इज़ समझना। इसे ही तो समझना कहते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है? जहाँ कहा जाता है कि भाई यहाँ तो बस समझना पड़ेगा, कुछ रट्टा नहीं है। बेटा एक बात बताओ तुम, कोई भी फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, ठीक है? तुमने एक कॉन्सेप्ट को समझा, उस समझने के बाद तुम्हें वहाँ से एक फ़ॉर्मूला मिल गया, ठीक है? अब बेटा उस फ़ॉर्मूले को तुम रटते ही तो हो बैठ के, एक फ़ॉर्मूला है उसको तुम याद ही तो करोगे, तो वही तो यहाँ पे कर रहे हैं, आपने एक कॉन्सेप्ट को समझा और फिर समझने के बाद उसे याद किया। यही तो होता है। यही समझना होता है, यही याद करना होता है। इसमें ये वर्ड जो रट्टा है, ये आ कहाँ से गया मुझे समझ नहीं आता। तो बायो कुछ रट्टा नहीं है बेटा। जब आप डॉक्टर बनेंगे, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आएँगे, ठीक है? हो सकता है 4 पेशेंट आए, 4 लोगों की बीमारी एक थी। लेकिन उन सब ने अपने सिम्पटम्स अलग बताए। एक कहेगा कि मुझे जैसे मान लो किसी को दिल की ही बीमारी है, तो एक कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। दूसरा आएगा मुझे वो कहेगा मुझे ना साँस चढ़ जाता है। ठीक है? बेटा इन सब का क्या था, इनके हार्ट में ही दिक्कत थी बट दोनों ने सिम्पटम अलग बताए। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ रट्टा मार के आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर बनने वाले हो भाई, रट्टा नाम तो हमारे आता ही नहीं है। ठीक है? हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और जिसके जितने परफेक्ट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो उतना ही बढ़िया डॉक्टर बनेगा। ठीक है बेटा? चलो, ये बात तो आई होप कि सबको समझ आ गया होगा कि नोट्स बनाने कितने इंपॉर्टेंट हैं। टीचर से एक बार समझ लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बार-बार टीचर को देखो, नहीं, बस एक बार समझ लो। समझ लो, हर लाइन का मतलब फिर खुद से पढ़ो। ठीक है? फिर उसके बाद बेटा आपकी जब आप अपने नोट्स बनाएँगे ना, तो टीचर कई बार क्या करेगा, आपको ना एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन्स लिखवा देगा। तो आपको लगेगा यार मैम ये तो एनसीईआरटी की लाइन ही तो है डायरेक्ट। बेटा वो लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, आपके नीट पेपर के अंदर क्वेश्चन्स आते हैं, एक असर्शन रीज़न, एक होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है? इन क्वेश्चन में क्या होता है, असर्शन में एक लाइन लिखी होती है, फिर रीज़न में एक लाइन लिखी होती है। वो लाइन बेटा डायरेक्ट उठकर आती है आपकी एनसीईआरटी से। ठीक है? तो अगर आपने वो उस लाइन को अच्छे से आपको उसका मीनिंग पता है, आप क्योंकि आप उसको समझ चुके हैं और आपने एनसीईआरटी को बार-बार रिवाइज़ किया है, मल्टीपल रिविजन्स की हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन्स जो हैं वो बहुत ईज़ी हो जाते हैं। तो आपने सुना है बहुत बार टॉपर्स कहते हैं कि हमने एनसीईआरटी को 15 बार पढ़ दिया, 20 बार, 30 बार पढ़ दिया। तो बेटा वो मज़ाक नहीं करते, तुम्हें लगता है चल झूठ बोल रहा है। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें पता है डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आ रहा है, उस लाइन को देखते ही हमें पता चल जाएगा इसके अंदर क्या कमी है। कैसे पता लगेगा? जब आपने उसको बार-बार पढ़ा होगा। ठीक है? आप अगर मेरी बात मानेंगे तो आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे बेटा, थोड़ी टफ लगेगी। दूसरी बार पढ़ेंगे, कम टफ लगेगी। तीसरी बार में बेटा बहुत ही आपको वो ईज़ी लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा हाँ, ये भी मुझे आता है, हाँ, ये लाइन भी मुझे आती है। ठीक है? सो एनसीईआरटी से डरना नहीं है, उसे अपना दोस्त बनाना है।
एनसीईआरटी के अंदर इतनी हिडन इंफॉर्मेशन है बेटा कि जैसे जैसे आप उसको बार बार पढ़ेंगे आपके अपने आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। अगर मैं अभी की बात करूं, हम सब टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, हर किसी को पढ़ाते हुए कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है, बट फिर भी क्लास में आने से पहले हम लोग भी एनसीईआरटी रीड कर कर आते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसी लाइंस होती हैं जो हमें पता है कि भाई ये बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है और मैं इस लाइन को अपने नोट्स में इंक्लूड करके दूंगी, ताकि बच्चा जो है एनसीईआरटी से फेमिलियर हो जाए, उसको समझ आए कि अच्छा इस लाइन की ये इंपॉर्टेंस थी। और जब भी आप एक लाइन को पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, आप उसको एक क्वेश्चन की तरह पढ़िए, ठीक है। जैसे अभी हमने ये लाइन पढ़ी थी बेटा, सिंपल सी तो लाइन थी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये चीज है, तो क्या यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स, 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 2 या 1 या कैसे भी करके आपको ऑप्शन दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए बताओ इनमें से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, तो तुम्हारे माइंड में आंसर पहले ही आ जाना चाहिए, अच्छा इसमें तो हार्ट था, ब्लड वेसल थी और ब्लड था। फिर देखो ऑप्शन और फिर मुझसे बताना कि क्या तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। बिल्कुल होगा बेटा, 100% होगा। यही सब बच्चों की पढ़ने की टेक्निक, ठीक है। फिर बेटा जब हम एनसीईआरटी करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर ऑफ कोर्स भर भर के डायग्राम्स हैं, तो जितने भी डायग्राम्स हैं उनको बहुत अच्छे से आप देखेंगे। वैसे जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स के साथ भी टीचर आपको डायग्राम बनवाता है, बट आप एनसीईआरटी के अंदर जो ये डायग्राम्स दिए हैं इनको बार बार देखेंगे। देखने का मतलब है आप इनकी लेबलिंग्स पढ़ेंगे, कौन सी चीज क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि मान लीजिए इसको काट के लिख दिया ए, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए ए जो है ये क्या है, तो आप जब डायग्राम को बार बार करेंगे तभी तो पता चलेगा। सो डायग्राम बहुत अच्छे से करने हैं आपको। नेक्स्ट आता है बेटा आपकी एनसीईआरटी में कुछ ऐसे ऐसे टेबल्स दिए होते हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं, तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इन टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इन टेबल से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे अब इस टेबल की बात करूं, आपको इनमें से कोई भी 3-4 चीज दे दी जाएगी, यहाँ वाले ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा और बोला जाएगा मैच द फॉलोइंग, बताओ भाई कौन किसके लिए है। तो इस तरीके से आपको अपनी एनसीईआरटी में बहुत सारे फ्लो चार्ट देखने को मिलते हैं जिन्हें छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो जब भी आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे बेटा, ठीक है। साथ में ये टेबल्स भी अपनी नोटबुक में बनाएंगे। देखो आप नोट्स जो हैं अपनी टीचर से ही बना रहे हो, मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने आपको चैप्टर पढ़ाया, बीच में अगर कोई टेबल आ गया तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा उस टेबल को आपकी नोटबुक में लिखवाऊंगी, ताकि आपको एकदम बस ऐसे रट्टा ना मारना पड़े, आपको पता चले ये टेबल हमने बनाया कैसे है। और एक ह्यूमन ब्रेन की खासियत है, आपका माइंड और आपके जो रिटन लैंग्वेज होती है ये हमेशा अटैच होते हैं। जब भी आप कुछ लिखते हैं वही चीज आपके माइंड में भी चलती है, तभी तो आप लिखते हैं बेटा। तो जितना लिखेंगे उतना आपके माइंड में चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ये हो गया। फिर आपको एक चीज बिल्कुल नहीं मिस करनी है, समरी ऑफ द चैप्टर। जब आप एनसीईआरटी की देखते हैं एक चैप्टर खत्म होने के बाद बेटा लास्ट में लिखा होता है समरी ऑफ द चैप्टर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद पढ़ लेनी है, ठीक है तो चैप्टर की ही समरी, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ इसमें ऐसे वर्ड्स ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो चैप्टर में नहीं थी, बट है तो एनसीईआरटी का पार्ट, तो क्वेश्चन आ जाएगा। फिर तुम कहोगे कि मैम चैप्टर में तो था नहीं, देखो बाहर से क्वेश्चन आ गया। बाहर से नहीं आया बेटा, वो समरी से आ गया, ठीक है। तो समरी आप पढ़ेंगे बेटा। देन आती है लास्ट में एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइज की बात करूं, अगर आप 11th में हैं 12th में हैं तो ऑफ कोर्स आप अपने स्कूल एग्जाम देंगे, 12th में बोर्ड्स देंगे, तो यहाँ से क्वेश्चंस ये करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले वाला, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसको समझिए, अपने माइंड में बना लीजिए एक पूरा उसका फ्रेमवर्क कि आप उसमें क्या क्या लिखोगे। अच्छा इस क्वेश्चन में मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि भाई इन्होंने ये क्या पूछ लिया, तो
तब उस चीज को आप अपने डाउट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं कि मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अभी तो आपने मैंने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता प्लाज्मा क्या है, प्रोटीन क्या है। तो बेटा आपको पता है, मान लीजिए आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड के अंदर, जो प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन्स हैं। हमको पता है भाई मेनली 3 टाइप के प्रोटीन है, फिब्रिनोजन है, ग्लोब्युलिन है, एल्ब्यूमिन है, ठीक है। अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो ऐसे जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना अपने माइंड में एक उसका आंसर बना लीजिए, अच्छा पहले मैं ये लिखूंगा, फिर इंपॉर्टेंस मेरे को पता है मैं वो लिख दूंगा। बस इतना ही तो करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? सो लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं ये जरूर करने हैं। फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढूं? बच्चे तो कह रहे थे, मेरी फ्रेंड तो कह रही थी कि मैं तो ये बुक फॉलो कर रही हूँ, अच्छा वो मेरा फ्रेंड कह रहा था मैं तो ये बुक फॉलो कर रहा हूँ, क्या करूं? एनसीईआरटी करूं या कोई और बुक भी लाऊं? बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है? नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम सब कर लोगे, बट एक टाइम के बाद तुम्हें लगेगा यार मैं क्या क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा। तो अपने सोर्सेस बस उतने ही रखिए जिनमें आप कंफर्टेबल हो, जिन्हें आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाए। अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास पहले ही 2 चीज हो गई है, एक हमारे नोट्स जो हमने लिखे हैं, एक हमारी एनसीईआरटी। भाई उनको बार-बार 2 बार पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। तो थ्योरी के लिए आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, कोई और बुक नहीं चाहिए हमें। और हमारे, ठीक है, रही बात क्वेश्चंस की, बेटा जब भी आप एक चैप्टर कर लेते हैं तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन लगाते हैं वो होने चाहिए आपके पीवाईक्यूज। मैम ये क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले आप बेटा पीवाईक्यूज लगाएंगे हर एक चैप्टर के। अब ये पीवाईक्यूज जो हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें? या तो आपके पास, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपने कोई बैच लिया है तो आपने हो सकता है साथ में मॉड्यूल्स लिए हों पीडब्ल्यू के, तो उन मॉड्यूल्स के पीछे हमने सारे ईयर्स के क्वेश्चंस दिए होते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के, आप वहां से कर सकते हैं। नहीं तो आपके टीचर जो हैं वो खुद आपको पीवाईक्यू करवाते हैं, या आपके हर एक लेक्चर के साथ एक डीपीपी अपलोड होती है। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस या डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, वो आपको मिलेगा, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखेंगे, हमें एनसीईआरटी बेटा बार बार करनी है, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, हमें रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, ये अपने दिमाग में बात बिठा लो। रट्टा नहीं मारना, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हमें याद करनी पड़ती है, तो याद तो हर सब्जेक्ट में करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बेस्ट वे टू स्टडी, या यूं मैं कहूं बेस्ट टाइम टू स्टडी। ठीक है, बेस्ट टाइम टू स्टडी। इसके लिए बेटा कोई आंसर नहीं है कि सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है पढ़ने का। तुम कहते हो ना यार मुझसे तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, मैं जब पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद आने लग जाती है। तो बेटा इस चीज में मैं बस आपको एक ही बात कहूंगी, रिकॉर्ड योरसेल्फ। खुद को पहचानिए भाई, खुद को पहचानिए। आज मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं तो रात को पढ़ता हूँ। अरे यार मेरी रात को बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा मैं भी रात को पढ़ूंगा। दूसरे मेरे फ्रेंड ने कहा यार रात को नहीं मैं पढ़ सकता, मैं तो सुबह जल्दी उठता हूँ और पढ़ता हूँ। अच्छा मैं भी सुबह जल्दी उठूंगा। क्यों भाई, हम किसी को फॉलो क्यों करें? क्यों करें बताओ? आपको बेटा खुद को फॉलो करना है, आपको खुद की कमियां पहचाननी है, खुद की खूबियां पहचाननी है। आप एक काम करेंगे, आप 4 या 5 दिन रात को पढ़कर देखिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वहां मुझसे बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, वेल एंड गुड। अगर आपसे रात को नहीं पढ़ा जा रहा, नेक्स्ट आप क्या करिए, 5 दिन या 1 हफ्ता आपने रात को पढ़ा, 1 हफ्ता अब आप सुबह उठ के पढ़ के देखिए और फिर दोनों को कंपेयर कीजिए कि मेरी प्रोडक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा कहाँ आई। मतलब क्या है प्रोडक्टिविटी का, कि आपने जो पढ़ा, ठीक है, वो आपके माइंड में किस टाइम पे ज्यादा सेट हो रहा था, रात को या सुबह। ठीक है, हो सकता है कि रात को पढ़ने पे एक टॉपिक में आपको
25 मिनट लग गए। वहीं वो टॉपिक जब आपने सुबह पढ़ा तब आपको वो 15 मिनट लगे। तो ये बात से क्लियर होएगा बेटा कि आपका सुबह दिमाग ज़्यादा चल रहा है, वो आपके लिए फ़ेवरेबल टाइम है पढ़ने का। किसी का हो सकता है सुबह ऐसे लटके खा रहा है नींदों में, तो भाई तुम मत पढ़ो सुबह, तुम रात को पढ़ो। मैं अपनी बात करूँ तो मैं रात को पढ़ती थी, मैं सुबह नहीं पढ़ सकती, मुझसे नहीं उठा जाता सुबह जल्दी, ठीक है? और अगर मैं उठ भी जाऊँगी तो मुझे बीच में नींद आएगी, बट रात को मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो सबका अपना-अपना तरीका है बेटा, कोई सुबह उठ के पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है। तो किसी और से मत पूछिए भाई तू कैसे पढ़ रहा है? आप खुद को पहचानो, खुद को डिकोड करो कि तुम्हें कब पढ़ना है, तुम्हारा कब मन है। पढ़ते-पढ़ते मान लीजिए नींद आ रही है बेटा, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए या तो पावर नैप लो। आँखें बंद करो और 5 मिनट, 10 मिनट बिल्कुल अपनी पढ़ाई से दूर हो जाओ, ख़्यालों से बिल्कुल दूर। या 5-10 मिनट उठो, जाकर पानी पी कर आओ, मम्मी-पापा से, भाई-बहन से 2-3 बकवास कर लो जाकर, ठीक है? और फिर आकर अपना माइंड रिलैक्स हो गया, फिर आके फिर से पढ़ लो। यही तरीका होता है बेटा और कोई ऐसा साइंटिफिक मेथड नहीं है, कोई तुम्हें कुछ भी कह ले, ठीक है? कोई तुम्हें कुछ भी कह ले, ऐसा तो नहीं है तुमने पहली बार पढ़ना शुरू किया है। भाई 10th तक तो पढ़ कर ही आए हो, तब भी तो अच्छा परफ़ॉर्म किया है तुमने। बस वैसे ही अब पढ़ लो। बस थोड़ा-सा अपना टाइमिंग ज़्यादा कर दो। पहले अगर 5 घंटे पढ़े थे, तो अब 7 पढ़ लो। इससे ज़्यादा तो मैं पढ़ने की कह भी नहीं रही। आप अपने ट्यूशन्स जाएँगे, उसके बाद बेटा अगर आप दिन में हर रोज़ कंसिस्टेंटली 6 से 7 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, बहुत है। ये रेगुलर डेज़ की बात करें, हाँ, जब टेस्ट है, कुछ है, ऐसा कोई चीज़ है, तब आपको ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट हर रोज़ मैं कहूँ कि भई तू 15 घंटे पढ़, सेल्फ स्टडी 15 घंटे कर बेटा, ये नहीं होगा। इंसान ही हैं हम, रोबोट नहीं हैं, ठीक है? सो आप उतना पढ़िए जिसमें आप खुद को चार्ज्ड फ़ील करें। साथ में फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। बाहर घूमने चले जाइए थोड़ी देर के लिए, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गेम खेल सकते हैं। इतना भी नहीं कि आज मैं क्रिकेट खेलूँगा, उसमें मैंने 5-6 घंटे लगा दिए, अब मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं। ऐसा नहीं करना, बट हाँ, खुद को खुश रखने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करिए, जो आपको अपने पढ़ाई से थोड़ा-सा माइंड आपका डाइवर्ट करे। तो जो आपके माइंड में इतना सारा बोझ आ गया है, उसको आप रिलीज़ कर दें, ठीक है? जैसे एक कुकर होता है ना, कुकर के अंदर आप नीचे गैस चला के रखो और जो ऊपर वो सीटी होती है बेटा उसको हटा दो, बस वो चलती जा रही है, उसमें गैस बनती ही जा रही है। एक टाइम के बाद क्या होगा वो फट जाएगा, ठीक है? सो आपके दिमाग में भी ऐसे आप बस पढ़ते जा रहे हो, पागलों की तरह पढ़ते जा रहे हो बेटा, तुमने अपने दिमाग में इतना प्रेशर दे दिया कि एक टाइम के बाद वो फट जाएगा। मतलब एक टाइम के बाद तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या पढ़ रहे हो। तो बेटर है कि इतना पढ़िए जितना आपका माइंड ले सके, उतना ही प्रेशर दीजिए और टाइमली उसको भाई सीटी को ऊपर करो और उसको रिलीज करो। रिलीज करने का तरीका है खुद को खुश रखिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही होइए, अपने फ्रेंड से बातें करिए, अपने मम्मी पापा से बातें करिए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट चीज आता है बेटा स्टडी मेथड। वैसे तो मैंने तुम्हें अभी बताया है, एक मेथड होता है, वैसे इसमें होता है 7-3-2-1। मैंने यहाँ लिखा है 7-4-2-1। इसका मतलब ये है बेटा, फर्स्ट डे आपने पढ़ा, ठीक है? फर्स्ट डे आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, पहली बार पढ़ा। सेकंड डे आपने उसको क्या किया बेटा, रिवाइज किया। मैंने बताया ना, पहले दिन पढ़ा बेटा, तो पहले दिन पढ़ा और साथ में उसको घर जाके आपने रिवाइज किया। सेकंड डे फिर से आपने वहीं से स्टार्ट किया, एक क्विक रिवीजन ली। फिर थर्ड डे मत करो, फोर्थ डे बेटा उसको फिर से रिवाइज करो और लास्ट में 7वें दिन आप उसको एक बार फिर से देखो। अब आपको लगेगा मैडम यार ये क्या बात होती है, एक चीज को हम इतनी बार पढ़ेंगे तो और सब्जेक्ट्स कब करेंगे और नया काम कब करेंगे। देखो एक चीज समझो, जब तुमने पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तो बेटा हो सकता है पहले दिन पढ़ने में तुम्हें लगे हो 45 मिनट। जब उसको दूसरी बार पढ़ोगे वो ऑटोमेटिकली टाइम तुम्हारा कम हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पे 20 मिनट्स ही लगेंगे, बल्कि 20 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। फोर्थ डे में आपको जस्ट 10 मिनट लगेंगे और सेवेंथ डे में आपको उससे भी कम लगेगा। और सेवेंथ डे तक तो आपका काफी सिलेबस हो चुका होगा, तो आपको और भी थोड़ा वैसे टाइम कम लगेगा क्योंकि ज्यादा सिलेबस है तो उस हिसाब से ज्यादा लगेगा, ठीक है? लेकिन होगा क्या इस टेक्निक से,
आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगी और जब आप एक चीज़ को बार-बार पढ़ते हैं बेटा तो ऑफ कोर्स कांसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है? सो आप मेरे कहने से मैं यूँ नहीं कहूँगी कि हो सकता है आपको ना अच्छा लगे। मेरे कहने से बेटा 1 महीना इसको फ़ॉलो करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। ठीक है? जिस बच्चे को ऐसा लगता है ना कि मैम मैं पढ़ता हूँ, फिर मुझे याद तो नहीं रहता, वही बच्चे बेटा इस मेथड को प्लीज़ एक बार फ़ॉलो करो। अभी तुमने स्टार्ट किया है पढ़ना, अगर आप चाहते हो कि एक्सेल करो उसके अंदर, तो ये मेथड 1 महीना फ़ॉलो करके देख लो आप और मेरी गारंटी है आप सब कहोगे हाँ मैम, फ़र्क दिखाई दिया। ठीक है? चलिए बेटा, सो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। एक उसके बाद एक बहुत ही प्यारा वर्ड है तुम लोगों के लिए, बहुत ही प्यारा। क्या है वर्ड? देखो, वो वर्ड है हमारा बैकलॉग, बैकलॉग, बैकलॉग। सबसे फेवरेट वर्ड्स जो आजकल स्टूडेंट्स का बना हुआ है, जब हम पढ़ते थे हमें नहीं आता था ये वर्ड, मुझे तो नहीं आता था कि बैकलॉग भी कोई वर्ड होता है। हमारे टाइम पे फ़ोन पे हम यूट्यूब वगैरह नहीं देख पाते थे ना बेटा, ठीक है? हमें टीचर ने पढ़ा दिया, अगली बार तो वो रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है? आपके पास तो सुविधा है कि आप लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं बेटा, हम टीचर को कैसे रिवाइंड कर दें? नहीं कर सकते। तो ये वर्ड हमें नहीं आता था, बट हाँ, आजकल ये ट्रेंडिंग वर्ड है। जैसे इंस्टा पे रील्स होती है ना ट्रेंडिंग, वैसे ये वर्ड है ट्रेंडिंग, बैकलॉग, ठीक है? सो मैं ये चाहूँगी कि इस ट्रेंड को आप फॉलो ना करें और ट्रेंड को फॉलो ना करने का एक सिंपल सा हिसाब-किताब है भाई। रेगुलर लेक्चर देखिए, ठीक है? आपका जैसे अब हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है अर्जुना, तो उसमें लाइव लेक्चर है बेटा। आप ये मत सोचिए अरे कोई बात नहीं लाइव है तो क्या हुआ, बाद में देख लूँगा, मिल तो जाएगा ही रिकॉर्डेड। बेटा वो जो बाद है ना, वो तो किसी ने नहीं देखी तो तुम कैसे देख लोगे? तुम्हें पता है क्या नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा? अगले दिन क्या होगा? आधे घंटे बाद क्या होगा? नहीं पता होता बेटा हमें। ठीक है? सो हमें किसी को भी कल का नहीं पता। जो जो है, आज है, अभी है, प्रेज़ेंट में है। तो प्रेज़ेंट में जीना सीखिए। अपने अपने लाइफ़ में से ये वर्ड निकाल दो कि मैं ये देख लूँगा। नहीं, आप क्या बोलोगे? मैं ये अभी देखूँगी, मैं ये अभी करूँगा, मैं ये अभी याद करूँगा। इस अभी को अपने वर्ड से लाइए और देख लूँगा को फ्लश आउट करिए। तब आपके ये ज़िंदगी से ये वर्ड भी फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने पहले से भी कोई बैच ज़रूर जॉइन जॉइन किया होगा। अब वहाँ बैकलॉग हो गया होगा तो तुम यहाँ आए हो। यही होता है ना हमेशा। तो बेटा देखो बात ये है, एक बहुत बड़े शायर थे जॉन एलिया, उनकी शायरी मुझे बड़ी पसंद है। तो उनकी कुछ लाइन्स हैं कि कौन सीखा है सिर्फ़ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ़ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। बात तो सिंपल सी है, देखो तुम्हें हर टीचर यही कहता है बेटा प्लीज़ साथ-साथ पढ़ लो, साथ-साथ पढ़ लो, साथ-साथ पढ़ लो, बट हमारी बातों से कौन ही सीखा है? फिर क्या होता है बेटा? ओह शिट! ये लेक्चर भी रह गया, ये भी रह गया, मैम तो नेक्स्ट चैप्टर पे आ गया, मेरा पीछे वाला चैप्टर तो रह गया, ये तो हादसा हो गया हमारे साथ, ठीक है? तो बेटा ये हादसे तुम ऑलरेडी झेल चुके हो, तो अभी सीख लो, तो बातों पे हमारी थोड़ी ध्यान दो ताकि आपको ये बैकलॉग जैसे हादसे जो हैं फेस ना करने पड़े। तो बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर, ठीक है? अच्छे से पढ़िए और खुश होकर पढ़िए, ठीक है? कभी भी खुद को कंपेयर मत करिए किसी भी बच्चे से कि इतने नंबर आ गए, उसने इतना पढ़ लिया, कोई बात नहीं। तुम्हारा कॉम्पिटिशन तुमसे है, तुम्हें बस एक रैंक चाहिए, वो तुम्हें ही चाहिए, ठीक है? वो तुम्हें मिल जाएगी। दूसरा भी बहुत अच्छा पढ़ा है तो उसको दूसरी मिल जाएगी। ठीक है? तुम्हें अपनी रैंक से मतलब है, अपनी सीट से मतलब है, तो खुद के लिए पढ़िए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए और दुनियादारी को सबको भूल जाइए। बस खुश रहिए। जितना खुश रहकर पढ़ेंगे बेटा, उतना ही आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगेगी। बस अपने सपने को अपने माइंड में रखिए कि हमें डॉक्टर बनना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। सफलता के लिए बस इतना ही ज़रूरी है खुद पे भरोसा, अपने पेरेंट्स के भरोसे को पूरा करना, बस। इसके अलावा आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक आप अपने गुरु पर, अपने एक टीचर पर ज़रूर भरोसा रखिए।
कि जो मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया है वो बढ़िया है, ठीक है? वो बेस्ट है। अपनी सोर्सेज़ को लिमिटेड रखिए, बुक्स को लिमिटेड रखिए, उतना ही रखिए बेटा जिन्हें आप मल्टी बार बार पढ़ पाएँ। ठीक है? आप 4 बुक्स को पढ़ेंगे अलग-अलग मतलब एक टॉपिक को अगर आप 4 जगह से पढ़ेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक टॉपिक को एक बुक से 4 बार पढ़ेंगे तो आप उसमें एक्सेल करेंगे। एक सिंपल सी बात है जो मुझे नहीं पता कि क्यों समझ नहीं आती। देखो अगर हम आपको ये चीज़ कह रहे हैं तो आप समझिए हम आपकी फेज़ से बेटा निकल चुके हैं और इतना एक्सपीरियंस हमें हो चुका है। तो प्लीज़ थोड़ा मान के चलिए और जो मैंने आपको स्टडी मेथड बताया ना 7421 उसको प्लीज़ फ़ॉलो करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपको चेंजेस लग रहे हैं? जो बच्चे कहते हैं कि मैम याद नहीं रहता, वो बताएँगे ज़रूर कि ज़रूर याद रहेगा। मेरी गारंटी है भाई, गारंटी है। ठीक है? चलो बेटा, सो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने बैच के अंदर और वहाँ पे खूब सारी बहुत अच्छे से मस्ती के साथ पढ़ाई करेंगे।